हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। चैप्टर 18। इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड प्रोजेक्ट एनालिसिस। हाँ जी, सबसे पहले बोला हुआ क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क। अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड टाइप ऑफ रिस्क इज नॉट सफिशिएंट अनलेस क्वांटिफिकेशन इज डन। ठीक है, सिर्फ उसका नेचर और टाइप पता होना काफी नहीं है जब तक हमें उसकी क्वांटिफिकेशन ना पता हो। तो क्वांटिफिकेशन क्या है? यूजली assessed by considering history, behavior, and outcomes. Standard deviation is a common metric associated with risk. Standard deviation provides a measure of the volatility of asset price in comparing to their historical average in a given time frame. ठीक है, यानी कि एक रिस्क की जो एवरेज है वो हमें बताता है। ठीक है, वो हमें पता कैसे चलती है? वो स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चलती है। देन आगे इन्वेस्टमेंट रिस्क। इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या है? लॉस रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एनी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। जिस भी एसेट में हमने इन्वेस्ट किया है या जिस भी चीज में हमने इन्वेस्ट किया है उसकी उस पे जो रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला है एक्सपेक्टेड, उस पे लॉस होना, वो ना मिलना। ठीक है, कभी कभी कंपनीज क्या कर लेती हैं? प्रॉफिट्स को रिटेन कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट की होती है जिन्होंने, उनको नहीं मिलता है। तो वो जो लॉस है वो इन्वेस्टमेंट रिस्क हो गया। ठीक है, वो रिस्क है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर बाय चांस लाइक शेयर लगा लो, आपने शेयर में इन्वेस्ट किया है और शेयर्स की वैल्यू कम हो गई तो वो लॉस हो गया आपको, तो वो भी इन्वेस्टमेंट रिस्क है। आपने म्यूचुअल फंड देखा होगा, म्यूचुअल फंड में वो बोलते हैं इट्स सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट रिस्क। ठीक है, वो बता देते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट रिस्क है एक तरह का। अगर प्राइस डाउन गया तो आपको लॉस भी हो सकता है। देन इन्वेस्टमेंट रिस्क कैसे कैसे होते हैं? फर्स्ट आ गया मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क यानी कि जो मार्केट में वैल्यू चल रही है। ठीक है, या किसी मार्केट की सिचुएशन की वजह से हमारी जो एसेट है उसकी वैल्यू कम हो गई, तो उसको हम बोलेंगे ये क्या है? ये मार्केट रिस्क है। देन इक्विटी रिस्क। इक्विटी रिस्क क्या हो गया? शेयर प्राइस की वैल्यू जो है या उसकी डिमांड और सप्लाई जो है वो, उस पे इफेक्ट पड़ता है, तो उसको बोलेंगे हम इक्विटी रिस्क। देन इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है? जो भी हमने बॉन्ड्स खरीदे हैं, ठीक है, या जो भी बॉन्ड्स लिए हैं उस पे इंटरेस्ट पे कुछ चेंजेस आ गए उसके, तो हमें क्या आएगा? लॉस होएगा, तो उसको इंटरेस्ट रेट रिस्क बोलेंगे। करेंसी रिस्क, जो हमने देखा हमारे रुपीज और डॉलर प्राइस में जो उसका फर्क है, दैट इज करेंसी रिस्क। ठीक है, देन लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी यानी कि एसेट्स जो है उसको कैश में बदलना है, तो उसको जब कैश में बदलने के लिए अगर हमें कम प्राइस मिलता है कैश में बदल के, या अगर हम सेल करते हैं इन्वेस्टमेंट को, कोई भी किसी भी तरह की एसेट या किसी को भी, उसको जब हम अपने कैश में कन्वर्ट करवाते हैं तो उसका हमें कम प्राइस मिलता है, दैट इज लिक्विडिटी रिस्क। देन कंसंट्रेशन रिस्क। ये क्या है? कंसंट्रेट इन वन इन्वेस्टमेंट और टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि आपने किसी एक ही चीज पे सारा पैसा लगा दिया, तो उस पे जो लॉस हुआ एक एक पर्टिकुलर चीज पे, एक पर्टिकुलर टाइप की इन्वेस्टमेंट पे, तो वो आ गया आपका कंसंट्रेशन रिस्क। देन क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या है? बॉन्ड इशू के किए हैं और कोई मान लो पे ही नहीं कर पा रहा है, क्रेडिट कार्ड पे ले लो, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स कोई पे नहीं कर रहा है या पे कर नहीं पा रहा है, तो क्या है? वो क्रेडिट रिस्क आ गए, उधार पे पैसे दिए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। री इन्वेस्टमेंट रिस्क लिखा हुआ है, सपोज यू बाय अ बॉन्ड पेइंग 5% री इन्वेस्टमेंट रिस्क।
will affect you if interest rate drop and you have to reinvest the regular interest payment at rupees 4. Reinvestment risk will also apply if the bond maturity and you will reinvest the principal at less than rupees 5. ठीक है, री इन्वेस्टमेंट, उसमें दोबारा से इन्वेस्ट करना है, जहां पे इन्वेस्ट किया है वहां दोबारा इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो हमने तो सोचा 5%, लेकिन री इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, 4 पे हो रहा है, उसका इंटरेस्ट 4 बन रहा है, तो हमें लॉस लॉस हो सकता है। अगर तो 5 आया तो ठीक है, अगर 5 से कम आता है तो हमें क्या होगा, लॉस होगा, यानी कि रिस्क है वो हमारा। इन्फ्लेशन रिस्क यानी कि परचेजिंग पावर लूज करने से। ठीक है, इन्फ्लेशन हो गई, एकदम से महंगाई आ गई, तो आपकी परचेजिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई। जितने में आप 10 गुड खरीद लेते थे उसमें में आज सिर्फ 5 ही गुड्स आ पा रहे हैं, तो ये इन्फ्लेशन का रिस्क आ गया। देन हॉरिजन रिस्क, हॉरिजन रिस्क क्या है, शॉर्टेंड बिकॉज, ये कम समय के लिए होता है, बिकॉज इट इज अनफोर्सीन इवेंट, फॉर एग्जाम्पल द लॉस ऑफ योर जॉब। हॉरिजन हॉरिजन रिस्क क्या है, कि सडन रिस्क होना, अनसर्टेन, दैट इज हॉरिजन, लाइक आपकी जॉब छूट गई तो एकदम से रिस्क हो गया ना वो। देन लॉन्गिटिविटी, ये क्या है, पर्टिकुलर रिलेटिव फॉर पीपल हु आर रिटायर्ड, आर नियरली रिटायर्ड। ठीक है, यानी कि उनकी सेविंग्स, अब उनको अपनी सेविंग्स यूज करनी पड़ेंगी, वो रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, या रिटायरमेंट के पास हैं, तो वो लॉन्गिट्यूटिव यानी कि लंबे समय के लिए रिस्क हो गया। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क, रिस्क ऑफ लॉस व्हेन इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसीज। ठीक है, करेंसीज का मतलब कि रिस्क है फॉरेन करेंसी का, क्योंकि वो कहाँ पे है, हमने फॉरेन में इन्वेस्ट की है। ठीक है, फॉरेन में इन्वेस्ट की है और किसी वजह से वो हमारी पेमेंट का इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क हो जाएगा। देन क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क, 5 मेजर प्रिंसिपल रिस्क हैं जो मेजर किए जाते हैं, अल्फा, बीटा, आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड शार्प रेशो। है क्या, हिस्टोरिकल प्रिडिक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क, पहले से ही हम इन्वेस्टमेंट रिस्क की हिस्टोरिकल प्रिडिक्शन कर लेते हैं। रिस्क को मेजर करते हैं इंडिविजुअली और टुगेदर टू परफॉर्म अ रिस्क assessment when comparing two potential investment. Is there wise to compare like to determine which investment hold the most risk? ठीक है, जब हम यानी कि हाँ, ये मेथड्स हैं अपने रिस्क को कम करने के। ठीक है, अपने रिस्क को कम करने के ये मेथड्स हैं। इससे क्या कर सकते हैं, हम रिस्क का पता कर सकते हैं कि किन किन कहाँ कहाँ पे रिस्क है। ठीक है, ताकि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को वहां वहां कम कर सकें और वहां से पैसे निकाल के दूसरी जगह पर लगा सकें। Then alpha measure risk related to the market or a selective benchmark index. For example, if the S&P 500 has been deemed the benchmark for a particular fund, किसी fund का particular benchmark 500 है, the activity of the fund would be compared to that experienced by the selected index. If the fund outperform the benchmark, it is said that the positive alpha. If the fund fall, it means negative alpha. हमने 500 सेट कर दिया, एक बेंचमार्क सेट कर दिया, अगर तो हमारा इंडेक्स उससे ऊपर जाता है तो हम समझेंगे कि हमारा क्या है, अल्फा पॉजिटिव है, यानी कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। और अगर 500 से नीचे जाएगा तो हम समझेंगे नेगेटिव है, तो हमें लॉस हो रहा है। बीटा मेजर्स द volatility or systematic risk of a fund in comparing of the market और द सिलेक्टिव बेंचमार्क। अब इसमें क्या हो गया, बीटा में बीटा कंपेयर करेगा, एक हमारा बेंचमार्क और एक मार्केट का, इन दोनों में कंपेयर करेगा, जो सुटेबल होएगा वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहेगा। देन आर स्क्वायर क्या है, परसेंटेज है इन्वेस्टमेंट मूवमेंट का, मूवमेंट इन द बेंचमार्क इंडेक्स।
एग्जाम्पल दिया हुआ है, वैल्यू 95 वुड बी कंसिडर टू हैव अ हाई कोरिलेशन while R square value of 50 may be considered low. US Treasury bill function at a benchmark for fixed income security while the SP 500 index function as a benchmark for equity. R square हमारा 95 है, सॉरी 95 हमने कंसिडर किया है हाई, सबसे हाई, हमें 50 शो कर रहा है, तो हम ये क्या बोलेंगे कि ये क्या है, कंसिडर्ड लो है, ये लो है, अभी हमारा 95 है, अगर 85 या 85 या 75 के अराउंड होता तो ये वैलिड होता, ठीक है, तो ये हाई कॉरिलेटेड होता। देन स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड है डाटा को मेजर करने का, मीन वैल्यू निकालने के बाद ये हमें एक्यूरेट डाटा देता है, यानी कि एवरेज प्रोवाइड करता है, हमें एवरेज रिटर्न बताता है कि आपको ऑलमोस्ट इतनी इतनी रिटर्न तो मिल ही जाएगी, ठीक है। देन शार्प रेशो क्या है, परफॉर्म एंड एडजस्टेड बाय द एसोसिएटेड रिस्क, इट इज डन बाय मूविंग द रेट ऑफ रिटर्न टू द रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट सच एज अ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस रेट ऑफ रिटर्न, दिस डिवाइड बाय द एसोसिएटेड इन्वेस्टमेंट standard deviation and serves as an indicator to where an investment return is due to wise investment or due to the assumption of excess risk, ठीक है। शार्प रेशो क्या है, हमें रेशो बताती है ज्यादा रिस्क और जीरो रिस्क के बीच में, ठीक है, हाई रिस्क और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, इन दोनों के बीच की रेशो बताती है। देन वेरियांस और सेमी वेरियांस, वेरियांस क्या होता है, डिग्री ऑफ रिस्क, डिग्री ऑफ रिस्क को हम वेरियांस बोलते हैं, यहाँ हम बोल सकते हैं डबल स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का जब हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, वेरियांस बोलते हैं। यूज ऑफ वेरियांस, ये कहाँ वेरियांस यूज होता है, टू सी हाउ मच रिस्क एन इन्वेस्टमेंट कैरीज, ये हमें ये बताता है कि एक इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क कैरी किया हुआ है या फिर कितना प्रॉफिट कैरी किया हुआ है, ठीक है। हर 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 इन्वेस्टमेंट को ये कंपेयर कर देता है आपस में और ये बता देता है किसने सबसे ज्यादा रिस्क कैरी किया है, किसने सबसे कम रिस्क कैरी किया है। देन सेमी वेरिएंस क्या है, एस्टिमेट पोटेंशियल डाउन साइड रिस्क ऑफ एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, सेमी डेविएशन विल रिवील द worst फेस परफॉर्मेंस to be expected from a riskful investment. Semi-variance is calculated by measuring the dispersion of all observation that falls below the means and target value of a set of data. Semi-variance is an average of the square deviation of value that are less than the mean. सेमी वेरियांस क्या है, वेरियांस का हाफ, यानी कि रिस्क तो बताता है लेकिन सिर्फ एक्सपेक्टेड, इतना एक्सपेक्टेड है, ओवरऑल फुली रिस्क और फुली प्रॉफिट नहीं, ये एक्सपेक्टेड बताता है। देन रिस्क, रिस्क आ गया, रिस्क पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ अप एंड डाउन, रिस्क होता क्या है, अप भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, डेंजर प्लस अपॉर्चुनिटी, ये भी बोल सकते हैं हम कि डेंजर भी है और अपॉर्चुनिटी भी है, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, ये भी सुना होगा आपने, ठीक है। देन रिस्क क्वांटिफिकेशन, ऊपर एक टर्म निकली है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है, वन वे ऑफ क्वांटिफाइंग रिस्क, रिस्क को फाइंड करने का एक तरीका है, इसमें क्या करते हैं, आउटकम यानी कि जो आंसर आया है वो, उसको प्रोबेबिलिटी जितना भी ओवरऑल टर्म्स है उनको डिवाइड करते हैं आपस में, तो हमारे पास निकल के आता है उसकी प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट के होने के, इस
इवेंट के होने के कितने परसेंटेज चांस है कि ये होगा ही होगा। ठीक है। देन रिस्क क्वांटिफिकेशन क्या है? मेजर है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न के थ्रू हम इसको निकालेंगे। वैल्यू एट रिस्क क्या है? VAR, what loss level is such that we are X percentage confident if will not be exceed in n business days। ठीक है, यानी कि वो बोल रहा है वैल्यू एट रिस्क, एक टाइम पे रिस्क की कितनी वैल्यू है, कितने लेवल तक लॉस बढ़ सकता है एक सिंगल टाइम के अंदर, उसको बोलेंगे वैल्यू एट रिस्क। ठीक है, ये वैल्यू एट रिस्क का एग्जांपल दिया है कि आपको कॉन्फिडेंट है। ठीक है, कितना परसेंटेज आपको कॉन्फिडेंट है? वैल्यू दी हुई है 100 फॉर अ वीक, एक वीक के लिए, और हमें कॉन्फिडेंट है, हमारा कॉन्फिडेंट लेवल कितना है? 95। और तो सिर्फ 5% चांस है कि जो एसिड है वो ड्रॉप जाए, तो ये होगा वैल्यू एट रिस्क। इसके मेथड्स हैं वैल्यू एट रिस्क के, हिस्टोरिकल मेथड, यानी कि तो सबसे सिंपल मेथड, इसमें क्या करेंगे? वैल्यू एट रिस्क को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हिस्टोरिकल मार्केट डाटा यूज किया जाएगा, परसेंटेज चेंज की जाएगी, करंट मार्केट डाटा को लिया जाएगा, करंट और हिस्टोरिकल को आपस में कंपेयर करके हम निकालेंगे। देन पैरामेट्रिक मेथड, इसमें क्या है? वैट कैलकुलेटर करना है। पैरामेट्रिक मेथड ऑल्सो नोन एज वेरियांस कोवेरियांस मेथड, इसमें अज्यूम किया जाता है रिजल्ट ऑफ पोर्टफोलियो इज नॉर्मली distributed and can be completely described by expect return and standard deviation। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, जो रिस्क है, रिटर्न जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी कि एक जगह पे नहीं लगाई हुई, अलग अलग जगह पे लगाई हुई है, तो इसलिए इसका रिटर्न भी क्या है? एक्सपेक्टेड बता दिया जाता है। देन मॉन्टी कार्लो मेथड क्या है? नंबर ऑफ डिफरेंट सिनारियो फॉर द फ्यूचर यूजिंग अ नॉन लीनियर प्राइसिंग मॉडल। The method is suited when a large variety of risk measure problem is measured present। मोंटी कार्लो मेथड क्या है कि आपने अलग अलग जगह पे बहुत सारी अलग अलग सिनारियोज बनाए हुए, यानी कि अगर ये मेथड वर्क नहीं किया तो ये लगाएंगे, ये नहीं वर्क किया तो ये लगाएंगे, ये नहीं वर्क किया तो ये लगाएंगे, लाइक दिस, अलग अलग सिनारियोज बनाए हुए। कैलकुलेटेड असेसमेंट रिस्क एंड एनालिसिस प्रोजेक्टेड। ब्रेक इवन पॉइंट तो आपको पता ही होगा, जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस जीरो के बराबर हो जाए, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। हाँ जी, सेंसिटिव एनालिसिस दिया हुआ है, कैसे निकालना है सेंसिटिव एनालिसिस? ये क्या है? पॉसिबल आउटकम्स बताता है और एजम्पशंस बताता है कि आप क्या चेंज करके या क्या लगाकर अपने टेस्ट को, वेरिएबल्स को, आउटकम को लेके आ सकते हैं। सबसे पहले इसमें वेरिएबल एंड पॉसिबल चेंजेस ऑफ प्रोजेक्ट डिटरमाइन करने हैं, किस किस को चेंज करना है ये ध्यान में रखना है। देन एनपीवी निकालना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो निकालनी है। देन स्विचिंग वैल्यू निकालनी। स्विचिंग वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल अराइजिंग फ्रॉम चेंज इन द इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ है उसकी वजह से जो वैल्यू में चेंज आया है वो निकाल, उसको बोलेंगे स्विचिंग वैल्यू।
तीन सिचुएशन है, वॉर्स वाली, मोस्ट लाइकली वाली और बेस्ट ऑप्टिमम वाली। वॉर्स, मोस्ट लाइकली और बेस्ट। रिटर्न 10%, ईयर 15 ईयर। कैश फ्लो इन्वेस्ट एस्टिमेशन। हाँ जी, ये पढ़ो एक बार, सेंसिटिव एनालिसिस क्या लिखा हुआ है, इसको रीड करो आप। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया ब्रेक इवन एनालिसिस। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम बाकी का कल करें। मुझे ना एक्चुअली नेट में इशू आ रहा है थोड़ा। हम्म, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके।